अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 19 माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया होता है कि हम लोग केमिकल्स मटेरियल्स वगैरह को फर्टिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे, फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड को हम लोग सारा डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर्स मेरे ख्याल से इस पर डिलीवर हुए थे। आज हम लोगों ने केमिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड से स्टेरिलाइजेशन करनी है, जरासीमों से पाक करना है केमिकल्स को, मटीरियल्स को, सॉलिड लिक्विड गैस को। तो केमिकल मेथड में क्या होता है, केमिकल मेथड में केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, जो जमीन के नीचे से मिले, चाहे फॉसिल फ्यूल्स हो, चाहे लैब्स के अंदर बनते हो, चाहे नेचुरली कहीं ना कहीं से पाए जाते हो। उन केमिकल्स की मदद से बैक्टीरिया वगैरह जितने भी जरासीम है उनको किल करना, उनको मारना, वो कौन सा मेथड है, केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, वो उसमें हम लोग फर्टिलाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। तो पेज नंबर 40 पे आ जाओ, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स आर यूज फॉर फर्टिलाइजेशन, कि केमिकल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन के पीछे। तो हम लोग फिजिकल मेथड में प्रोसेसेस पढ़े थे, फ्लेमिंग पढ़ा था, हॉट एयर ओवन वगैरह प्रोसेसेस पढ़े थे, लेकिन केमिकल्स की मदद से भी हम लोग केमिकल्स की मदद से भी हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। Although heating provides the most reliable way to get rid of all transmissible agents, वैसे आमतौर पर जब से चीज़ों को हीट करने से जितने भी एजेंट्स हम लोग उनको किल कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज अप्रोप्रिएट, लेकिन ये हर बार मुनासिब नहीं होता है। कुछ ना कुछ जरासीम बच जाते हैं जिनको मारना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए फिर हम लोग फर्दर प्रोसेसेस करते हैं, कुछ केमिकल्स को इस्तेमाल करके हम लोग स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इट विल डैमेज हीट सेंसिटिव मटीरियल सच एज बायोलॉजिकल मटेरियल, फाइबर ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी प्लास्टिक्स। अब हम लोगों ने पिछला जितने भी मॉइस्ट हीट मेथड किया है, ड्राई हीट मेथड किया, उसमें क्या किया है, उसमें हम लोगों ने हीट की मदद से जरासीमों को मारा है, केमिकल्स वगैरह में से, प्लास्टिक में से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से, सर्जिकल ड्रेसिंग में से। लेकिन उससे क्या होता था, जितने भी उसके अंदर हीट सेंसिटिव मटेरियल डले हुए थे, जो हीट की वजह से उनकी जो उनकी शेप वगैरह खराब हो जाती थी, तो उससे वो जब उस मेथड से स्टेरिलाइजेशन करते थे वो चीज़ें भी खराब हो जाती थी। सिर्फ जरासीम नहीं मरते थे बल्कि उससे चीज़ें भी खराब हो जाती थी। तो ऐसी चीज़ों की सफाई के लिए, ऐसी चीज़ों के में से जरासीमों को मारने के लिए केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जिससे हीट सेंसिटिव जितने भी इक्विपमेंट्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं वो खराब ना हो। अब केमिकल कौन कौन से इस्तेमाल हो सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड इस्तेमाल हो सकता है, ओजोन इस्तेमाल हो सकता है, क्लोरीन इस्तेमाल हो सकती है, फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल हो सकते हैं। ये सारे के सारे केमिकल्स अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस में मिक्स कर दें तो इससे ये होगा कि जितने बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह होंगे वो मर जाएंगे, जो चीज़ है वो स्टेरिलाइज हो जाएगी, जरासीमों से पाक हो जाएगी, जो चीज़ हमें चाहिए। आगे हम लोग मैकेनिकल मेथड्स पढ़ते हैं स्टेरिलाइजेशन के। इट इंक्लूड्स फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन एक मैकेनिकल मेथड है, ठीक है, इसमें प्रॉपर फंक्शनिंग चाहिए होती है। फिल्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ ऑल द सेल्स इन अ लिक्विड और गैस। लिक्विड या गैस में से जितने भी सेल्स हैं उनको फिजिकल तरीके से निकाल देना, प्रॉपर एक मेथड वगैरह से उनको निकाल देना, ये क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन। सेल्स को रिमूव कर देना फिजिकली, चीज़ों का इस्तेमाल करने से मुकम्मल तौर पर सेल्स को निकाल देना सॉलिड लिक्विड गैस से। कौन से सेल, जरासीमों के सेल, बैक्टीरिया के सेल, वायरसेस के सेल्स, इनको निकाल देना क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। It is especially important for the sterilization of solutions which would be denatured by heat, such as antibiotics, इंजेक्टेबल ड्रग्स, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, etc। अब ये फिल्ट्रेशन वाला जो सा मेथड है ख़ास तौर पे सॉल्यूशंस के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशंस जो उनसे होते हैं वो ज़्यादातर हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। अब उनमें से कौन कौन से सॉल्यूशंस के लिए ये फिल्ट्रेशन बेहतरीन तरीका है, एंटीबायोटिक्स पर हम लोग फिल्ट्रेशन अप्लाई करके उसके ऊपर से हम लोग सारे के सारे बैक्टीरिया किल कर सकते हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स जो हम लोग पी सकते हैं, ड्रग्स को, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, इन सब के सॉल्यूशंस को हम लोग स्टेरिलाइज करना चाहें तो सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा सॉल्यूशंस के लिए, वो है फिल्ट्रेशन का, ठीक है। उसमें हीट सेंसिटिव जितने भी सब्सटेंसेस हैं उन पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्ट फिल्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स, अब कौन कौन से हम लोग चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, स्टैटिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स जो मार दें, ठीक है।
मतलब सीडल बेसिकली मतलब होता है स्टैटिक का, यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफन इन फूड। खुराक के अंदर स्टैटिक एजेंट्स डाले जाते हैं जो माइक्रोऑर्गेनिज्म या जरासीमों की, माइक्रोस्कोप वाले जानदारों की, जरासीमों की जो सी है ना, ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ठीक है, वो जब खुराक के अंदर डाले जाते हैं, इफ ईटन दे शुड बी नॉन टॉक्सिक। जब वो स्टैटिक एजेंट्स, जानलेवा एजेंट्स जो माइक्रोऑर्गेनिज्म को मारते हैं, जब उनको खुराक के अंदर हम लोग अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं तो उनको हर हाल में नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब कोई भी जहरीला इफेक्ट ना उनका हो, कोई भी जहर वाली चीज़ ना हो, बिल्कुल ही बेअसर चीज़ हो इंसानों के ऊपर, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर ऊपर जानदारों के ऊपर इनका कोई ना कोई सीडल इफेक्ट हो, कोई ना कोई जानलेवा इफेक्ट हो कि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर दें। ठीक है, अब वो प्रिजर्वेटिव कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं कैल्शियम प्रोपानेट, सोडियम बेंजोएट, फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इनकी। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, अब ऐसे एजेंट्स जो माइक्रोब्स के खिलाफ हों, ठीक है, उनके खिलाफ काम करें, उनको क्या कहते हैं? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जो माइक्रोब्स को किल करें, उनको मारने की कोशिश करें। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर केमिकल्स दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये एजेंट्स क्या है? ये एजेंट्स भी केमिकल्स हैं। ठीक है, ये केमिकल्स क्या करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, उनकी नशोनुमा को रोक देते हैं या उनको मुकम्मल तौर पर मार देते हैं। ठीक है, these agents include chemical preservatives, antiseptics as well as drug used in the treatment of infectious diseases of plants and animals। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में हम लोगों ने ऊपर जो प्रिजर्वेटिव्स पढ़ी हैं सारी, वो भी आ सकती हैं, वो भी जो जितनी प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका एंटी माइक्रोबियल एजेंट वाला इफेक्ट भी है। इसके अलावा जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं जो इन्फेक्टियस डिजीजेस, जो पौधों और जानदारों के अंदर इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होते हैं जितने भी ड्रग्स, वो सारे के सारे केमिकल्स, ये जितने भी सारे केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सारे के सारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। ठीक है, केमिकल्स हैं बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ये केमिकल्स क्या करते हैं? माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं या उनको मुकम्मल तौर पर मार देते हैं, किल कर देते हैं। ठीक है, antimicrobial agents may be of natural or synthetic origin and they may have a static or sedal effect on microorganism। ठीक है, antimicrobial agent जो हैं वो कुदरती तौर पर बने मिल जाते हैं या फिर उनको लैब्स के अंदर सिंथेसाइज करना पड़ता है, खुद कुछ ना कुछ केमिकल्स मिक्स करके हमें अपनी तरफ से माइक्रोबियल एजेंट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन ये माइक्रोबियल एजेंट जो हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म पर स्टैटिक इफेक्ट, सीडल इफेक्ट भी रखते हैं, मतलब उनको जान से मार भी देते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 41 पे हम लोग स्टेरिलाइजेशन के यूजेस पढ़ने लगे हैं फार्मेसी के अंदर। एप्लीकेशंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन फार्मेसी के अंदर स्टेरिलाइजेशन का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है। ठीक है, हमें पता है हमें दवाइयों को स्टेरिलाइज रखना चाहिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को स्टेरिलाइज करना पड़ता है फार्मेसी के अंदर, वो हम लोग देख लेते हैं। द सक्सेस ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज ऑफन डिपेंडेंट अपॉन एन एफिशिएंट स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। के फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग है, कि दवाइयों का बनना अगर हम लोगों ने काफ़ी अच्छे सक्सेस पे रखना है, कामयाबी पे रखना है, तो उसके लिए वो ख़ास तौर पर किस चीज़ पर निसार करता है? वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पर इन्हिसार करता है। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन इज क्रिटिकल टू द इंटेग्रिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, के ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका, उसकी स्टेरिलाइजेशन मुकम्मल तौर पर हो जानी चाहिए। ठीक है, एवरी हॉस्पिटल यूजेस स्टेरिलाइजिंग इक्विपमेंट, हर हॉस्पिटल जो है ना इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है। अब वो जो साजो सामान इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेगा ना, वो हर हाल में स्टेरिलाइज होने चाहिए। ठीक है, जरासीमों से पाक होने चाहिए, ताकि आगे जितने पेशेंट्स आए हैं, मरीज आए हैं, उनको ना बीमारी हो, ना जो डॉक्टर्स हैं उनको बीमारी हो। इस वजह से इक्विपमेंट्स, यहाँ तक कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर लाखों की तादाद में इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान होते हैं, जितने भी ऑपरेशन के, सर्जरी के, ट्रीटमेंट के, वो सारे के सारे मशीनें बड़ी बड़ी जो सी होती हैं स्टेरिलाइज होनी चाहिए। ऑटोक्लेव्स आर यूज प्राइमरी फॉर द स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेव्स ये आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के अंदर, जिसमें ऑटोक्लेव एक मशीन है। प्रोसेस क्या था? ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ये खास तौर पर स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, एक्चुअली अ मस्ट एंड शुड प्रोसेस टू कीप आवरसेल्फ सेफ फ्रॉम द इन्फेक्टियस एटमॉस्फेयर। ये कह रहे हैं, ये एक्चुअली जितना भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस है, ये मस्ट है कि हर हाल में होना
होना चाहिए, शुड बी कंप्लीट, ठीक है, मुकम्मल तौर पे इसका प्रोसीजर होना चाहिए ताकि जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, वो इन्फेक्टियस डिजीज से प्रिवेंट रहें, उनसे महफूज रहें, ठीक है, जितना भी जो आलूदा माहौल है हमारा उससे भी पाक रहें, ठीक है। थिंग्स दैट आर टू एंटर द ऑलरेडी स्टेरिलाइज्ड बॉडी हैव टू बी प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड। जो हम लोग पहले से जरासीमों से पाक हैं, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हमारे अंदर जा रही हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हमारे दांतों के अंदर जितने भी नाइफ्स वगैरह इस्तेमाल हो रही हैं, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें वो भी स्टेरिलाइज होनी चाहिए। ना सिर्फ बॉडी स्टेरिलाइज होनी चाहिए बल्कि जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करें वो भी स्टेरिलाइज होनी चाहिए। It is important to keep them germ free and safe to secure our health। ये जरासीमों से पाक होनी चाहिए और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल महफूज होनी चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। ऑल द कल्चर मीडिया शुड बी केप्ट स्टेरिलाइज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड ऑर्गेनिज्म। जितने भी कल्चर मीडिया जिसके ऊपर हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं, जिसके ऊपर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाते हैं कल्चर मीडिया के ऊपर, वो कल्चर मीडिया जो सा बिल्कुल स्टेरिलाइज होना चाहिए, जरासीमों से मुकम्मल तौर पर पाक होना चाहिए ताकि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट रखते हैं, वो ना ग्रोथ करना शुरू हो जाए उन पे, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ इंजेक्टेबल्स एज इट मे कॉज मेनी ब्लड बॉर्न डिजीजेस, डेडली इन्फेक्शंस लाइक एड्स। अब स्टेरिलाइजेशन जो सी है वो इंजेक्टेबल्स, जितने भी हमारे जिस्म के अंदर इंजेक्टेबल सामान होता है, जितना भी इंजेक्टेबल चीज़ें होती हैं, इंजेक्शन हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है, नाइफ्स हमारे अंदर इंजेक्ट की जाती हैं, जितनी भी वो ब्लेड्स वगैरह हमारे जिस्म के अंदर जाती हैं, कट लगता है प्रॉपर, तो वो जितनी भी चीज़ें वो मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज होनी चाहिए। अगर ये स्टेरिलाइज नहीं होंगी तो बहुत बड़ी बड़ी हमें बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बीमारी एड्स, ठीक है, जिसका इलाज नहीं है। वो भी खास तौर पे इसी वजह से होता है कि जो हम लोगों ने दूसरे जिसको एड्स हुआ होता है उसी की इस्तेमाल हुई ब्लेड्स वगैरह जो सी हैं वो दूसरे मरीज के ऊपर इस्तेमाल की होती है, उसको एड्स हो जाता है, ठीक है। ये जानलेवा बीमारी 3-4 महीने बाद डेथ हो जाती है, इसका कोई इलाज नहीं होता, ठीक है। It is important to keep all the instruments in the laboratory neat and dust free to avoid any problem pertaining to production। तो सबसे अहम क्या है कि लेबोरेटरी को साफ सुथरा भी रखा जाए, उसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी, उसके ऊपर से भी घटा मिट्टी प्रॉपर बिल्कुल साफ होनी चाहिए, मतलब उनको बॉक्सेस के अंदर पैक वगैरह किया हो ताकि कोई भी प्रोडक्शन के अंदर कोई मसला ना पैदा हो। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फर्मेंटेशन। स्टेरिलाइजेशन हम लोगों ने डिटेल से पढ़ ली, चीज़ों को महफूज करना, जरासीमों से पाक करना, चीज़ों को जरासीमों से पाक करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। उसमें क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ शुगर और शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू ग्लूकोज एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें शुगर या शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट को कार्बन डाइऑक्साइड या अल्कोहल में, तब जितनी भी शराब वगैरह जितने भी मशरूबात हैं वो किस अमल से होते हैं, फर्मेंटेशन से होते हैं। फर्मेंटेशन ऐसा अमल है जिसमें शुगर या शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में। हम लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है, शुगर होती है, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड या अल्कोहल के अंदर, मतलब शराब वगैरह बनने का अमल को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। इस पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, ठीक है, फंजाई वगैरह एक्ट करेंगी तभी ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये फर्मेंटेशन का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। 2 कीज एस्पेक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है, ये वाले जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाते हैं। द फर्स्ट की एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएबल माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स विया फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। दीज इंक्लूड, अब किन किन चीज़ों की मदद से हम लोग बना सकते हैं वो फर्मेंटेड फूड्स, बेवरेजेस जितनी मशरूबात हैं, ब्रेड रोटी जो सी है, बियर शराब, चीज़ जो सी है, चीज़, वाइन ये भी शराब में ही आता है, एनर्जी सोर्सेज, एंजाइम, फूड इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब ड्रग्स वगैरह। The second aspect is the role of microorganism in waste treatment and pollution control। अब फर्मेंटेशन का दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि उससे हम लोग पोल्यूशन भी कंट्रोल कर सकते हैं, आलूदगी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वेस्ट को भी ट्रीट कर सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म का जितना वेस्ट है उसको भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, विच यूटिलाइजेज देयर एबिलिटी टू डिग्रेड वर्चुअली ऑल नेचुरल एंड मैन मेड प्रोडक्ट्स। जितने भी कुदरती या मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं, इंसान के बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनकी यूटिलाइजेशन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, कल से हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स को भी डिटेल से पढ़ेंगे।
तो अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।